हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हम लोग को समझना क्या है कि पीरियोडिक टेबल बनी क्यों और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, कहां से स्टार्टिंग हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे इसकी पूरी संरचना हुई, वो सारी चीज हम समझेंगे। कौन कौन पहले लोग आए थे साइंटिस्ट और कौन कौन जो फिलोसफर्स थे, क्या क्या चीजें उन्होंने दी, क्या आइडियाज लगे और किस बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल हमारी बनी, पूरा फॉर्म हुई। ठीक है, तो पहले बात तो हम ये समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल की बनाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी। अब जब एलिमेंट्स अलग अलग पड़े थे, ठीक है, उस टाइम हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं। 17th सेंचुरी में बात समझिए, 17th सेंचुरी, ठीक है, तो 17th सेंचुरी मतलब 1600 कुछ, ठीक है, 1600 कुछ की बात चल रही थी। तो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स आ गए थे, 20 करीब एलिमेंट आ गए थे, 20 अप्रॉक्स, ठीक है, 20-21 अप्रॉक्स एलिमेंट्स आ गए थे। तो जब एलिमेंट्स इतने आ गए थे, उस टाइम डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो हमें अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते उस टाइम तो वो काफी ज्यादा टफ हो जाता, और हमको ये भी पता था, उन लोगों को ये भी पता था कि आगे और भी एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके हिसाब से वो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पढ़ते, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर आ रही थी, है ना, कुछ सेम बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट लगाने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल वाला कोई आइडिया सोचा। अब सोचो, पीरियोडिक टेबल अगर होती नहीं और 118 एलिमेंट अब तक आ गए हैं, 122 आ गए हैं, 2-3 और डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 122 एलिमेंट्स अब तक आ चुके हैं। तो अगर हम उसको इंडिविजुअली पढ़ते तो एक अलग अलग चैप्टर बनता। जैसे आपका भी 10th क्लास में चैप्टर बना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो अभी ये 10th क्लास लेवल पे इतना बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, 10th क्लास का, एसिड बेस सॉल्ट के बराबर लगभग। तो जब हम एक एलिमेंट्स का एक चैप्टर पढ़ते तो 118 एलिमेंट, 122 एलिमेंट का अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते थे, है ना, तो काफी ज्यादा टफ हो जाता। तो इसीलिए उन सारी प्रॉपर्टीज हमें समझने के लिए आप 10th क्लास में देखो, आप सारे एलिमेंट्स को समझ लोगे इस बेसिस पे, इस चैप्टर के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टी समझ लोगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी समझ लोगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लोगे। तो ये सारी चीज समझने के लिए पीरियोडिक टेबल वाला कोई कॉन्सेप्ट आया। तो पीरियोडिक टेबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A systemized arrangement of an element, a systematic arrangement of an element, ठीक है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाया गया, ठीक है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक अरेंजमेंट बनाया गया, पीरियोडिक का मतलब एक रेगुलर वाइज इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी शो हो। तो वो उन अरेंजमेंट को, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट को, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट को, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल। तो ऑर्डरली अगर हमने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, तो उस अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं। क्लियर? तो अब शुरुआत कहां से हुई, ये सारी चीज हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम बात करते हैं 17th सेंचुरी से। पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नाम लिख लो, लास्ट चैप्टर है ये हमारा 10th क्लास का। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ऐप में अगर आप देख रहे हो वीडियो तो ऐप में आप चैटिंग ऑप्शन पे बोल सकते हो। अब तो ऑडियो का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप ऑडियो से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, जिसमें भी आप देख रहे हो तो आप पूछ सकते हो, जिसमें भी। क्लियर? तो आप देख लो इधर पे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, ठीक है, एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसको हम क्या बोल देंगे? पीरियोडिक टेबल। ऑर्डरली अरेंजमेंट, ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब किसमें वो अरेंजमेंट ऑर्डरली हो या पीरियोडिक भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। हम पीरियोडिक टेबल बताना है तो इसलिए हमने ऑर्डरली अरेंजमेंट बोल दिया। तो क्या बोल सकते हैं? एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। क्लियर होगी बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? हम बात करते हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हिस्ट्री में हम बात करते हैं 17th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी
क्लियर? इसको हम देखते हैं कि ये जो 17th सेंचुरी में लेवोशियर, एंटोनी लेवोशियर नाम सुना होगा। एंटोनी लेवोशियर हमारे क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो एंटोनी लेवोशियर ने ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया कि हमारे दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स को इन्होंने बताया कि ये हमारे थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं, ठीक है, सोनरस भी होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप देखोगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, है ना, हमारा सेकंड चैप्टर है। देखो, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन्होंने डिवाइड किया कि हमारे एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, मतलब एटम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स थोड़े हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, यूजेस होते हैं बहुत से यूटेंसिल्स में, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, मतलब ये चमकदार नहीं होते, इनकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी, ठीक है। मोस्ट ऑफ लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोल दिया ये हमारे सॉलिड्स भी होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई एंटोनी लेवोशियर ने। तो केवल ये डिवीजन बताया लेवोशियर ने कि एलिमेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फिर बाद में पता चला कि एक टाइप का एलिमेंट्स और आता है, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, जो कि एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो मेटल्स बेसिकली क्या होता है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, लिख सकते हो मेटल्स में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो कितने टाइप्स के होते हैं, हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो मेटल्स में हम डेफिनेशन जो लिखेंगे वो क्या होता है? मेटल्स में देखो, मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, whose properties lie between are those elements, ये हमारे मेटलॉइड्स की है, इधर देख लो, are those elements which always lose electron, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं। मतलब ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा त्यागते हो, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो, तो वो एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, गैलियम भी हम बोल सकते हैं, मेटल्स में आता है। क्लियर? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, सबसे महंगा एलिमेंट प्लैटिनम। तो ये हमारे सारे क्या है? मेटल्स के एग्जांपल्स। क्लियर होगी बात की नहीं? कॉपर भी हो जाता है, कॉपर का एग्जांपल सिंबल होता है Cu। तो ऑल दोज एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? मेटल्स बोल देते हैं। इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अगर हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, इसमें भी देख लो, आर दोज एलिमेंट्स, क्या बताओगे इसमें? आर दोज एलिमेंट्स which generally gain electron, gains electron। मतलब यहां पर ये वर्ड आपको थोड़ा सा नोट करना है कि यहां पर ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब सोडियम Na+ ही बनाता है, Mg2+ ही बनाता है, कैल्शियम 2+ ही बनाता है। मतलब ये हमेशा प्लस फॉर्म में, मतलब कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, तभी ये ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन लिखा। लेकिन यहां पर है जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो जैसे अगर इसका एग्जांपल होता है H2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? नॉन मेटल्स में यहां देखिए, नॉन मेटल्स में बेसिकली क्या है? नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स अभी मैंने बताया कि दोज एलिमेंट्स विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादातर गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। हमने अभी आपको एग्जांपल बताया H2, N2, Cl2, O2, Br2, I2,
ठीक है, ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये हमने इसलिए बताया, ये जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि कभी कभी ये लूज भी करते हैं, H प्लस भी बनाता है और H नेगेटिव भी बनाता है ना, Cl प्लस भी बनाता है और Cl नेगेटिव भी बनाता है, ठीक है, Br प्लस भी बनाता है और Br नेगेटिव भी बनाता है। तो ये क्या करता है, ये लूज भी करता है, गेन भी करता है, लेकिन ये जनरली तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम इनको नॉन मेटल्स को बोल देते हैं। दोज एलिमेंट्स विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब बात है मेटलॉइड्स की। अब देखो मेटलॉइड्स को देखते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों के बीच में लाई करते हैं। मतलब कभी कभी ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और कभी कभी ये नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब ठीक है, सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है कि हमने मारा और वो काफी देर तक साउंड इसका वाइब्रेट होता रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो मेटलॉइड्स नॉन मेटल्स की तरीके से बिहेव करता है और मेटल्स की तरीके से। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? दोज एलिमेंट्स whose properties lies between metals and non-metals, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में जिसकी प्रॉपर्टी लाई करती है उनको हम क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेटलॉइड्स। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, यही केवल ये 6 ही मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम बोरॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल ये 6 मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात? तो ये नोट कर सकते हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी बोलते हैं इसको, ये टेलुरियम। क्लियर? तो नोट कर सकते हो, ये हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवोशियर ने 2 पार्ट में एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हमने मेटलॉइड्स भी आपको बता दिया। जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज, सारी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो फर्स्ट थ्योरी आई थी, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स को अरेंज करने के बेसिस पे पहली थ्योरी जो आई थी वो आई थी डॉवरीनर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉवरीनर ने क्या दिया था? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप, जिनको हम बोलते हैं ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइड्स, या ट्राइड्स भी बोल देते हैं। तो ट्राइड्स सही प्रोनाउंसिएशन है, ट्राइड्स। तो ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, ठीक है। तो इनको डॉवरीनर ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, अब हम इसको जो डॉवरीनर ने दिया था वो वर्टिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइड्स को क्या बोलता है? लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है? डॉवरीनर ने बताया था ये पहला अरेंजमेंट है, यहां से स्टार्टिंग हुई थी कि अरेंजमेंट कैसे करें एलिमेंट्स का। तो डॉवरीनर ने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो इसका जो लॉ ऑफ ट्राइड्स है उसका बेसिक लॉ है क्या, इसकी मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलता है, अब 3 एलिमेंट का जैसे ग्रुप है, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो यहां पर जो इसका मास है 7 होता है, ये इसका 23 होता है और इसका 39 होता है, ठीक है, या आपको बता दिया था मैंने। अब इसमें देखो लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या बोलता है कि द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is equal to the average mass of first and third element, मतलब पहले और थर्ड एलिमेंट के एवरेज मास जो निकलेगा वो मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जनरल एग्जांपल मैंने ले लेता हूं, जैसे ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो मास ऑफ, अगर मुझे E2 निकालना है, मास ऑफ E2, तो मास ऑफ E1 प्लस मास ऑफ E3
इन दोनों को जोड़ के हम निकाल दें, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज मास, या फिर हम ये बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिकल की भाषा में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो अगर हमें यहां सोडियम का मास निकालना है, मास ऑफ सोडियम, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम बाई 2। तो ये कितना हो गया? आपको पता है 7 होता है, ये कितना होता है 39, और अपॉन 2 कितना हो गया? 46 बाई 2 कितना हो गया? 23, और 23 एग्जैक्टली इसका निकला है सोडियम का, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि कभी कभी एग्जैक्टली भी निकलता है और कभी कभी थोड़ा नियर अबाउट निकलता है। तो ये दोनों चीज डॉबरीनर ने बताई थी। अब डॉबरीनर ने जो बात बोली थी 1817 में बोली थी, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं सारी चीज आपको बताता हूं। तो लॉ ऑफ ट्रेड्स समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या बोलता है? मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और ये भी बोल सकते हैं द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। क्लियर? तो नोट कर सकते हो, ये है लॉ ऑफ ट्रेड्स। क्लियर? ये एग्जाम्पल लिख लो, अभी हम और एग्जाम्पल बताते हैं, नोट कर लो। लॉ ऑफ ट्रेड्स में देख लिया हमने कि हमारा ट्रेड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट। मतलब ये ट्रेड एक ग्रुप होता है 3 एलिमेंट का, ये हमने समझ लिया, जो कि डॉबरीनर ने दिया था इन 1817 में। क्लियर? और लॉ ऑफ ट्रेड्स हमने देख लिया था। तो पहले आप लिखोगे लॉ ऑफ ट्रेड्स, फिर आप ये लिख लेना कि इन 1817 डॉबरीनर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रेड्स। अब जो उस टाइम एलिमेंट्स थे वो उन्होंने ट्रेड्स के फॉर्म में अरेंज किया। तो यहां पर जो 3 इनके ट्रेड्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम, ये हम आपको बता चुके कि इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको समझा दिया। अब अगर हम इसका और एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो आपको पता है इसका 35.5 होता है मास, इसका कुछ होता है 80 मान लो अप्रॉक्स, ठीक है, इसका होता है 126.9 कुछ। क्लियर? अब देखो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली हम एवरेज मास बोल सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, या फिर अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एक ही बात है। तो अब देखो यहां पर हमने ले लिया, जैसे मास ऑफ हमें क्या निकालना है? ब्रोमीन निकालना है। तो मास ऑफ ब्रोमीन में क्या करोगे? मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ आयोडीन अपॉन 2, यही तो करना है हमको। तो देखो अब यहां पर क्या करना है हमको? तो मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5 प्लस ये कितना होगा? 126.9, तो 127 भी लिख सकते हो आप अगर लिखना है तो, ठीक है। और ये हमारा बाई 2 है, बाई 2, तो कुछ एवरेज देख लो इसका कितना हो गया? 127, 35.5, 35.5। अब ये 5 हो गया यहां पर, ठीक है। 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, 3 3 6, और बाई 2 कर दो इसको, बाई 2 ही तो करना है। 162.5 आया, बाई 2 कर दो कितना है? 81 कुछ आ जाएगा। कितना जाएगा? 81 कुछ, 81। तो ये ब्रोमीन का क्या होता है? मास। क्लियर हो ये बात कि नहीं? तो इस तरीके से हमें देखना है। देखो नियरली एग्जैक्टली इक्वल बहुत कम, जैसे सोडियम का एग्जैक्टली इक्वल आया, एग्जैक्टली भी बोल सकते हो और नियरली इक्वल टू भी बोल सकते हो। तो ये चीज डॉबरीनर ने बताया था। क्लियर हो ये बात कि नहीं? तो डॉबरीनर जो लॉ ऑफ ट्रेड्स है उन्होंने ये बोला था, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ये भी लिख सकते हो। और दूसरा ये भी लिख सकते हो, द लॉ ऑफ ट्रेड्स बाय डॉबरीनर, इट्स explain that the mass of middle element is equal to the mass of the average mass of first and third element. Clear? इस तरीके से आप बोल सकते हो। समझ में आ गई बात नहीं? जनरली अगर हमें आपको देखना है कि जनरली अगर कोई ट्रेड है, तो अगर हमने बोल दिया कि ट्रेड T1 T2 T3, इसमें ऐसे मोल लिया, इसमें एलिमेंट भी लिख सकते हो, एलिमेंट E, E2 और E3। क्लियर हुई बात नहीं? तो हमें मास ऑफ E2 अगर निकालना है तो मास ऑफ E1 प्लस मास ऑफ E3 बाई 2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? लॉ ऑफ ट्रेड्स का, लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्लियर? समझ में आ गई बात कहीं? नोट कर सकते हो ये सारी चीजें, नोट कर लो फटाफट। तो हमने ट्रेड्स समझ लिया कि लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं। अब हमें यह समझना है कि ये लॉ ऑफ ट्रेड्स चला क्यों नहीं, हम इसको ही क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये फेल हो गया। अब ये
कुछ एलिमेंट्स तक वैलिड रहा, जितने एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर्ड थे तो उन्होंने अप्लाई किया, तो कुछ एलिमेंट्स में ये वर्क कर रहा था। लेकिन और एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए तो ये इनका ट्रेड काम नहीं किया और ये इनकी डीमेरिट हो गई। तो फिर आगे दूसरा फॉर्मूला अपनाना पड़ा और दूसरी लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा, दूसरे लोगों को सोचना पड़ा। ये सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मास के बेसिस पे अकॉर्डिंग की थी, ठीक है। और आपको आगे चलकर पता चलेगा कि मास हमारा फंडामेंटल काम करता ही नहीं है पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी आगे धीरे। तो इसीलिए इनके जो बेसिकली इनका ये बताना है कि इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो लॉ ऑफ ट्रेड्स इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो ये इनका लिमिटेशन है, ये आप लिख सकते हो। तो अगर हम लिमिटेशन में लिखना है, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रेड्स, देन क्या लिखोगे आप? इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स। क्लियर? समझ आई बात कि नहीं? बस इतना ही लिखना है, सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। अब इसके बाद फिर आए न्यूलैंड, J.R. न्यूलैंड ने बेसिकली हमारा बताया कि इन्होंने भी अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ये ऑक्टेव के बेसिस पे काम कर रहे थे। वहां पे ट्राइड था, मतलब 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ऑक्टेव मतलब 8 से कुछ रिलेशन रखा हुआ होगा। तो इनका ये कहना था, इन्होंने अरेंज किए एलिमेंट्स, जितने 23 एलिमेंट्स थे इनके टाइम में। तो इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट मतलब 8वां एलिमेंट के लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब इन्होंने म्यूजिक से कंपेयर किया, जो म्यूजिक के उनके सुर होते हैं 7, उन्होंने बोला जो 8वां सुर है वो पहले सुर जैसा होगा। जैसे हम बात करें सा रे गा मा पा धा नी, एंड देन जो सा आता है वो हमारा पहला होगा। इस तरीके से उन्होंने बोला था। क्लियर? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसको पहले समझ लेते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इन 1866, मतलब उन्होंने 1817 में दिया था और काफी सालों बाद, ठीक है, इन्होंने दिया 1866। J.R. न्यूलैंड प्रपोज्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग या अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो अगर हम इसको देख लेते हैं, जैसे हमने बात कर ली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नोबल गैसेस उस टाइम थी नहीं। अब हम बात कर लें, कुछ 1-2 थी, बाकी नहीं थी। तो हम बात कर लें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लियर? फिर हमारा पोटेशियम और कैल्शियम। तो अब अगर हम रिमार्क करें यहां पर देखना, अगर हमने रिमार्क किया ये, तो सा इसको समझ लिया, रे गा मा पा धा नी, और जो सा आया ये हमारा इसका बना, मतलब ये पहला और 8वां एलिमेंट होगा, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। अब अगर हमने इसको माना क्या पहला एलिमेंट, तो फर्स्ट सा रे गा मा पा धा नी, और जो सा आया वो सेम प्रॉपर्टी, मतलब पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए हम लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम समझते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में, ये बेसिकली क्या है, व्हेन इसको हम अब अगर हम देखें लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने भी जो अरेंजमेंट दिया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे दिया। मतलब जो इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिसपे ऑर्डरली एटम्स जो है या एलिमेंट जो है वो अरेंज हो, ठीक है। तो इनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो डॉवरीनर की भी एटॉमिक मास पे ही उन्होंने बताया, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी न्यूलैंड जी ने क्या बताया? मास के बेसिस पे। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इन द रिपीटिशन इज ऑफ फर्स्ट वन, मतलब पहले जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अगर हम बात करें यहां पर, ये जो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है पहला, और जो 8वां एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, न्यूलैंड जो है उनके साथ एक रूममेट रहते थे, ठीक है। तो रूममेट जो थे वो म्यूजिशियन थे, उनको लगाव था संगीत से। तो दोनों जब साथ रहते थे, तो अब जो साथी रहता है उसका थोड़ा सा क्या आता है? इफेक्ट आता है। तो ये तो अपना काम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल पर, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने फिर अरेंजमेंट लगाया सुर के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने देखा वो काम कर रहा था, वैलिड था, लेकिन वो वैलिड कहां तक था वो हम अभी बताते हैं। वो उनकी लिमिटेशंस हो गई थी।
तभी ये भी नहीं चला, नहीं तो हम फिर इसको पढ़ते। अगर इन दोनों में से कोई भी सफल हो जाता है तो फिर हम उसी को पढ़ते हैं। जो ज्यादातर लोग मान लेते हैं हाँ ये सफल है, तब हम उसको मानते हैं और तब हम उसको पढ़ते हैं आगे। लेकिन ये विफल रहा तो हमें विफलताएं भी हमें जरूरी है, हमें खामियां भी पढ़ना जरूरी है कि ताकि हम उस चीज से थोड़ा सीख सकें। तो हमें ये पता चल गया इससे कि एटॉमिक मास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती पीरियोडिक की, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट करना शायद सही नहीं है। लेकिन आगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाया था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो इसको हम समझते हैं। तो उनका इफेक्ट इस पे आया रूममेट का, तो इन्होंने उसका सुर, जो म्यूजिक के सुर है, उन्होंने यहाँ अप्लाई कर दिया एलिमेंट्स पे। इस तरीके से उनके अंदर ये थॉट्स आया और हमको ये चीज पढ़ने को मिलती है। क्लियर होगी बात करें। अब ये जो इफेक्ट है, अब जो ये जो पूरा का पूरा लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये काम किया है केवल कैल्शियम तक। मतलब जब उन्होंने शुरुआत में दिया तो 23 एलिमेंट्स अप्रॉक्स थे, ठीक। बाद में फिर 56 एलिमेंट्स तक आ गए थे। तो ये चीज बता ही नहीं पाए। इन्होंने कैल्शियम और निकिल को, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने साथ में रख दिया। कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने साथ में रख दिया। इन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज है कोबाल्ट और निकिल की, वो लगभग सेम है। तो इन्होंने अपने जो अरेंजमेंट है, इनका अरेंजमेंट में इन्होंने साथ में रख दिया। तो ये चीज गलत है, ये चीज अलग से अलग अलग है। ये दोनों चीज अलग अलग है। मानते हैं कि कोबाल्ट हमारा निकिल के साथ मिलता है, ठीक है, ओर्स में, बट ये चीज नहीं बोल सकते कि ये इक्वली है। क्लियर। तो ये चीज, इनके कुछ जो लिमिटेशंस थे वो गलत थे। पहला इनका लिमिटेशंस में हम देख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लो लॉ ऑफ ऑक्टेव में, फिर हम देखेंगे इनकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस में देखते हैं इनकी खामियां। अब हम इसकी लिमिटेशंस और समझ लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये कहां तक वैलिड है? कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी डगमगा रही थी, और जो इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव थे उसके अकॉर्डिंग वो नहीं शो हो रहा था। मतलब पहला और 8th एलिमेंट वहां पर शो नहीं हो रहा था। ये कैल्शियम तक वैलिड थी। दूसरा क्या है, इन देयर अरेंजमेंट ही पुट मोस्ट ऑफ एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। मतलब जैसे अभी उन्होंने बताया था कि कोबाल्ट और निकिल का, कोबाल्ट निकिल को इन्होंने बोल दिया कि ये लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो इन्होंने एक में ही डाल दिया। ये चीज बिल्कुल गलत है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हाँ, मानते हैं कि कोबाल्ट निकिल के मिनरल्स में पाया जाता है, लेकिन वो एग्जैक्टली इक्वल कैसे हो सकता है? क्लियर। तो ये चीज थी। He assumed there only 56 elements and no more element discovered in the future. ये भी उन्होंने बोल दिया था। तो इसके हिसाब से इन्होंने अपना पॉइंट सही रखा और उन्होंने कहा कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ और ये गलत हुए वहां पर। एक तो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं था, ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी। तो ये कैल्शियम तक इनका सही काम किया, लेकिन इससे ये समझ में आ गया कि हाँ, कि मास के अकॉर्डिंग शायद यहां पर पॉसिबिलिटी ये होती आ रही थी कि मास के अकॉर्डिंग शायद फ्यूचर में ये सस्टेन नहीं कर पाए, और वो हुआ, ठीक। लेकिन लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने काम किया इस पे, और वो चीज आगे धीरे धीरे चीजें, हमें गलतियों से ही चीजें पता चली। लिमिटेशंस में यही बोल सकते हैं कि इनकी गलतियां थी, इनकी खामियां थी, खामियां ही बताई गई। वो डॉबरीनर ट्रेड्स की बात है, चाहे वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात है। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे एक मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव जिन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी, जो कहलाते भी हैं द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिमिट्री मेंडलीव। तो उनके बारे में हम समझेंगे। इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं। आज हमने डॉबरीनर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में समझा, और ये भी समझा कि अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है। इसको नोट कर सकते हो।